हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले वो कौमें तबाह बर्बाद हो गई जहाँ पर अमीर और ताकतवर के लिए एक कानून और गरीब और कमज़ोर के लिए दूसरा कानून होता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इसी तरह दूसरे जंग अज़ीम के दौरान जब जर्मन फ़ौजें इंग्लैंड के बॉर्डर तक पहुँच चुकी थी, वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल को ब्रीफिंग दी जा रही थी। उसने पूछा कि क्या मुल्क में अदालतें काम कर रही हैं और अवाम को इंसाफ मिल रहा है, जिस पर जवाब मस्बत में आया, जिस पर चर्चिल ने कहा कि फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, दुनिया की कोई ताकत इंग्लैंड को नहीं हरा पाएगी। जिस रियासत में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो जाए, जमहूरियत, पाबंद सलासल, बुनियादी हकूक़ छीन लिए जाएँ और अदलिया को ग़ुलाम बना लिया जाए, अवाम ऐसी रियासत से बददिल हो जाती है और तबाही इसका मुकद्दर होती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज का मौजू 26th अमेंडमेंट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर जुडिशियल सिस्टम है। मैं ये भी लॉ खासकर यंग लॉयर्स के लिए और चंद स्टूडेंट्स ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि इस पे लेक्चर चाहिए, जिसकी वजह से आज मेरे मौजू जो है 26th अमेंडमेंट है और इसका इम्पैक्ट जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे क्या पड़ा है और पड़ेगा आने वाले वक्तों में, उस पर मुख्तसर सा तजिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल इस 26th अमेंडमेंट्स में जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं, ये 23 से 24 अमेंडमेंट्स आई हैं, लेकिन क्योंकि हमारा मौजू आज जो है तमाम अमेंडमेंट्स के हवाले से नहीं है, सिर्फ उन आर्टिकल्स जहाँ पर अमेंडमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कंप्रोमाइज्ड हुई है, वो कंट्रोल हुई है, वो मैनेज्ड हुई है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, उन आर्टिकल्स पे बहस करने हैं। ओवरऑल आर्टिकल 9A 38 जो कि रिबा के हवाले से है, 9A में इन्वायरमेंट के हवाले से है, और इसके अलावा प्रेसिडेंट के पावर्स के हवाले से 48 आर्टिकल्स, फिर 81 में तब्दीली करके फिर 111, 175A, 179, 184, 185, 186A, 187, 191A, 193, 202A, 203C, 203D, 208, 209, 2015, 229, 225 और 259 आर्टिकल्स में तब्दीली की है। लेकिन आज मैं फोकस करूंगा उन आर्टिकल्स पे जिसकी वजह से, जो कि मैं समझता हूँ पहले ही हमारा रॉटन सिस्टम है ओवरऑल। इसी तरह हम हमेशा कहते आए हैं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है एट पार, दैट इज़ नॉट एट पार फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस टू ईच एंड एवरी स्टार्टा ऑफ द सोसाइटी। तमाम को मालूम है, लेकिन इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो थोड़ा बहुत दमखम था 26 अमेंडमेंट से पहले हमारे कोर्ट्स पे, स्पेशली हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट पे, वो टूथलेस कर दिया गया इस 26 अमेंडमेंट के ज़रिए। अब एक और पहलू मैं ज़रूर बताता चलूँगा कि अगर आपने कोई आर्टिकल्स को, कोई अमेंडमेंट्स को देखना है तो इससे पहले आपने मुहर्रकात देखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लेक्चर मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें, उस हवाले से मैं बताता चलूँगा कि आप लोग ने जो है 9 अप्रैल 22 से लेकर आज तक के मुहर्रकात देखने हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। फिर स्पेशली आपने 8 फरवरी के बाद, यानी कि पोस्ट 8 फरवरी 2024 जो हालात पाकिस्तान में बने या बनाए गए, उसको भी मद्देनज़र रखना है, जिसको हम कानून में कहते हैं बोनाफाइडी और मालाफिडी। तो ये जो भी अमेंडमेंट आई है, क्या ये बोनाफाइडली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान लिए गए, या फिर कोई पर्सनल स्टेक्स थे, पर्सनल इंटरेस्ट थे, जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने थे, क्या उन्होंने ये किया? तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो साम्राज्य है और साम्राज्य के साथ जितने भी सियासी टाउट्स, माफिया हैं, जिनको 8 फरवरी के बाद इस पार्लियामेंट में बिठाया गया और उसके बतन से ये लेजिस्लेशन करवाई जा रही है, वो खुद नाजायज़ है। कानून में हम कहते हैं कि अगर किसी कानून की बुनियादी गैर कानूनी चीज़ों पर रखी गई
तो उस पर खड़ी इमारत भी जो है ना वो नहीं रह सकती और वो ढह जाती है, वो मुनहदिम हो जाती है। तो 8 फरवरी को ध्यान में रखिए कि 8 फरवरी में क्या हुआ। कम अज कम इस वक्त जो पार्लियामेंट में मौजूद है 50% फॉर्म 47 की पैदावार है, यानी कि वो 8 फरवरी का इलेक्शन हार चुके थे, लेकिन जबरदस्ती साम्राज्य ने, गलतगरों ने अपने ताकत पे उनको बिठा दिया। उन लोगों को जो कि पाकिस्तानियों को पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है और चोर लुटेरे हैं। अब इस पे आ जाते हैं कि उसके बाद एक तो नेशनल असेंबली में 50% से ज़्यादा वो लोग चले गए जिनका हक ही नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो 60 सीट्स थी ख़वातीन की और 10 सीट्स थी माइनॉरिटीज़ की, वो भी इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि नॉन रिप्रेजेंटेटिव थे, जो पैदावार थे फॉर्म 47 के, वो चले गए पार्लियामेंट में, यानी कि 70। अब आपको मालूम है हर 3 साल बाद सेनेट के इलेक्शन होते हैं हाफ ऑफ सीट के लिए। अब वोट किन्होंने देने थे, प्रोविंशियल असम्बलीज के मेंबरों ने या नेशनल असेंबली में जो बैठे हुए हैं उन्होंने देने थे। अब ये ध्यान में रखिएगा कि यानी कि हाफ ऑफ दी सीट्स उन्होंने वोट दे के सेनेटर से लेकर आए हैं, जिनमें से 50% मेजॉरिटी, चाहे वो कौमी असम्बली में है या प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हुए हैं, वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, वो फेक फॉर्म 47 की पैदावार है, तो उन्होंने इलेक्ट किया सेनेटर्स। इसका मतलब ये हुआ जो इस वक्त पार्लियामेंट में, चाहे वो सेनेट है या नेशनल असेंबली, उसमें मोर देन 50% वो लोग हैं जो कि नॉन रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब एक इलेजिटिमेट इस वक्त पार्लियामेंट काम कर रही है, तो उसकी वो लेजिस्लेशन, वो एक्ट बनाए या फिर वो आइन बनाए, तो उसकी तो कानूनी जवाज, आइनी जवाज हो ही नहीं सकता, और इसके पीछे कोई लॉजिक या रैशनल नहीं है। अब चले जाते हैं इस 26 अमेंडमेंट से पहले। सबको मालूम है कि क्या करते रहे काजी फायज़ क्या करते रहे, और फिर जब इनका जाना ठहर गया तो फिर 26 अमेंडमेंट इनकी मजबूरी थी, ताकि ये अपना कंट्रोल जो है तमाम इदारों पे कर चुके हैं, अब अदलिया को भी टूथलेस करना था। उन्होंने प्लान किया और फिर इनको इस्तेमाल करके ये अमेंडमेंट किस तरह लेकर आए उस पर डिटेल नहीं जाना चाहते। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई जब इन नाजायज़ इलेक्टेड लोग, जो नाजायज़ इलेक्टेड भी नहीं कहूँगा, नाजायज़ लोगों को बैठाया गया इलेजिटिमेट एक पार्लियामेंट के ज़रिए, और उसके बतन से एग्जेक्टिव भी नाजायज़, और फिर इन्होंने पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेशन के ज़रिए 26 अमेंडमेंट ले आए। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट्स पे। अब आप ध्यान में रखिएगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गई है। उनमें जो मेन आर्टिकल है जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं, वो आर्टिकल 175A है, इसके अलावा 177 है, 179 है, 184 है, 184 के बाद 186A है, 199A है और 193, और इसके साथ 202A है और फिर 215 है। अब इसको मैं बिल्कुल जिस्ट और प्रेस ही आपको बताऊंगा, डिटेल में आपने वो आर्टिकल्स पढ़ लेने हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, अदरवाइज 1 घंटा लग जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट में इसको समाप्त कर दूं, और 8 मिनट हो गए तो 7 मिनट में मैं अगर इसको समाप्त करूं तो 170A में 5A में इन्होंने क्या किया, एक जुडिशल कमीशन बना दिया, और जुडिशल कमीशन के साथ साथ एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी गई। उसकी जो साख्त है या उसने जो बनाया है, उसमें मैं आपको अर्ज कर दूं कि 12 मेंबर के पे जुडिशल कमीशन इन्होंने कायम किया। प्रैक्टिकली जो अदलिया है, हाँ ये मेन पॉइंट ये है, पर प्रैक्टिकली अदलिया को कंट्रोल किस तरह किया गया, तमाम पावर जो है डिराइव करने लगी पार्लियामेंट के ज़रिए, नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो। इसका मतलब है जजेस की अपॉइंटमेंट हो, जजेस की एवल्यूएशन हो या उनकी ट्रांसफ़र हो, इनके पीछे ताकत जो है वो पार्लियामेंट हो गई। पार्लियामेंट क्या है, वो दैट कंसिस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द फेक पीपल हु आर क्रिएशन ऑफ फॉर्म 47 फेक फॉर्म। अब उस 12 में अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो 3 जो है सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे, वो तो ठीक हो गया। इसके अलावा चौथा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जज, वो आपको मालूम है हैंड पिक्ड जज हैं, और फिर फेडरल लॉ मिनिस्टर हैंड पिक्ड, फिर अटॉर्नी जनरल हैंड पिक्ड, फिर इसके अलावा
जो दो दो सीटें लेनी है नेशनल असेंबली से, कौमी असेंबली से, अगर अपोजिशन की 2 सीटें हटा दें तो ये इक्वल हो जाती हैं, और 1 सीट ख्वातीन की उसने स्पीकर ने बनना है। तो ये सारा कंपोजिशन अगर देखा जाए 12 में से इस वक्त कम से कम 7 वो हैं जो कि गवर्नमेंट का साथ देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की पैदावार है। अब जो इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, उसमें भी जो है तादाद 12 बनाई गई, 6 लिया जाएगा सेनेट से, 6 लिया जाएगा नेशनल असेंबली से। अब उसमें भी जो 68 तो 50% हो गई जनाब ट्रेजरी बेंच, और जो बाकी 50% है वो प्रोपोर्शनेटली दिया जाएगा, यानी कि पीटीआई को भी दिया जाएगा, जेयूआई को भी दिया जाएगा, इसके अलावा एएनपी भी है, या इस तरह की कोई और अगर जमातें मौजूद हैं। तो मुख्तसर ये है कि आपको पता है कि फिर वो डायलॉग्स किए जाते हैं, और फिर कुछ लो और दो के तहत ये जो अपोजिशन में बाकी लोग हैं वो भी दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो मुख्तसर ये है कि इसकी वजह से चाहे वो पार्लियामेंट्री कमेटी हो या फिर वो जुडिशियल कमीशन हो, मुख्तसर ये कि ये हुकूमत के पास है, और हुकूमत किसके कंट्रोल में है उसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक और इन्होंने खेल खेला जो कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का कंसेप्ट है, उसमें मैं डिटेल नहीं जाना चाहता कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उसमें जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का कंसेप्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुख्तसर ये कि ये तकरीबन 17वीं सेंचुरी में ये यूरोप में ये जब कंसेप्ट आया, फिर मॉन्टेस्को ने इसको वाज़े तौर पे जिसको सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया गया, जो कि बैलेंस ऑफ पावर भी आया। और वो आपको मालूम है कि जनाब देयर आर 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट, जो कि मुकन्ना है, मुकन्ना से पार्लिमानी सिस्टम में इंतज़ामिया और फिर जुडिशरी है। और मुकन्ना और इंतज़ामिया की जो चीरा दस्तियाँ होती हैं उसको रोकने के लिए आखिरी बंद जो है इंटरप्रिटेशन के लिए होती है अपनी लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जुडिशरी होती है, हायर कोर्ट्स होते हैं। उनके पावर्स को किस तरह कर्टेल किया गया ये 175A से आपको पता लग गया। फिर एक और सेक्शन है 186 आर्टिकल 186A, इसमें भी इसकी वजह से जुडिशरी कंप्रोमाइज़ हो गई और जुडिशरी टूथलेस हो गई। इस पर वाज़े तौर पे लिखा है उसका मतलब कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र कर सकती है, बल्कि जज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, उनके केसेस को ट्रांसफ़र कर सकती है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट्स में। यानी कि सिंध का केस सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे चीफ जस्टिस तो वो पंजाब आ सकता है, या फिर बलूचिस्तान या केपीके में वाइस वर्सा। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो केस अपने पास भी बुला लेती है। अब इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इवन दो इन नामसाइद हालात में गो के कोई जज कॉन्शियस माइंड वाला रह ही नहीं सकता, और वो मजबूर हो के उनके हुक्म की बजावरी करेगा। बहरहाल कोई अगर ऐसा जज आ जाता है कि उसके सामने एक ऐसा केस आ गया है और वो अपने कॉन्शियस के साथ फैसला करने लगे, तो पहले तो दबाव डाला जाएगा कि जनाब ये फैसला करें वरना यू विल हैव टू फेस दी कॉन्सिक्वेंस। मुख्तसर ये कि अगर वो किसी तरह भी बाज ना आया और अपने शऊर और अपने सब कॉन्शियस के साथ फैसला करने पे बजिद हो जाए, तो फिर क्या लामाला कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस वो किसी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं बगैर वजह बताए, और फिर अपने पास बुला लेते हैं। मुख्तसर ये कि इस आर्टिकल की वजह से उन्होंने वो शायबा या शक भी ख़त्म कर दिया कि किसी तरह से भी हम अपनी मर्जी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आने नहीं देंगे। इसके अलावा जो आर्टिकल है 184 आप ध्यान में रखिएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इसी तरह जो कि हाई कोर्ट के अंडर आर्टिकल 199 है। ये मैं आपको पहले भी पढ़ाता रहा हूँ और बताया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल 199 है या आर्टिकल 184 है। आर्टिकल 199 में 5 किस्म की जो रिट इशू करती हैं हाई कोर्ट्स, जिसकी वजह से वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ भी कर सकती हैं, और अगर एग्जेक्टिव या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी या फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल बॉडी या अथॉरिटीज़ कोई इलीगल काम करती है, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स काम करती है, तो फिर वो रिट डायरी जारी कर सकती हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी पावर्स 184(3) में है, वहाँ पर एक और चीज़ ऐड किया गया, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो और पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि पब्लिक एट लार्ज इफेक्टिव होती हों तो वो भी ले सकती हैं। तो 184 के पावर्स हैं वो ले लिए 184 के, और फिर 190
203A के तहत पावर दे दिए गए 191A के तहत पावर दे दिए गए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। इस तरह आर्टिकल 199 के पावर्स ले लिए गए हाई कोर्ट से और फिर वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया गया जिसको 203 के तहत उनको पावर दे दिए गए। अब उनकी आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे पहले तो ये देखें लॉजिक कि इससे क्या हुआ, क्या हाई कोर्ट में जितने जजेस हैं बराबर नहीं है? आंसर है बिल्कुल बराबर है। अगर हाई कोर्ट के के मैं समझता हूँ कि वो पहले अपॉइंट क्राइटेरिया ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस है, मैं समझता हूँ वो ऑब्सोलीट है, उसमें भी तब्दीली की ज़रूरत है और वो फिर किसी वक्त इंशाल्लाह मैं पूरा वीलॉग करूँगा, वो सजेशंस दूंगा कि हमारे लिए 175 में क्या तब्दीली करनी चाहिए ताकि जो जजेस बने हाई कोर्ट के वो मेरिट पे हो और बिल्कुल ऑटोमेशन के ज़रिए हो, जहाँ पर धांधली का कोई ना हो, ना कोई सिफारिश का हो। बहरहाल हम इस पे आ जाते हैं दोबारा से कि इस करंट सिनेरियो में क्या हुआ। इस करंट सिनेरियो में जो 203 में वो जजेस बना दिए गए जो उनके हैंड पिक थे और जो उनके यस में यस मिलाते थे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप देख लीजिए कि कौन कौन लोग बिठाए गए हैं। और सेकंड ये इस तरह हाई कोर्ट्स में भी अपनी मर्जी के जो वो है पार्लिमानी कमेटी ने मिल के और फिर उनको बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। अब एक और सवाल पैदा होता है जो रैशनल है, जो लॉजिकल है कि जितने भी हाई कोर्ट में इस वक्त जज बैठे हैं चारों सूबों में या फिर सुप्रीम कोर्ट के, क्या वो सारे बराबर नहीं है? क्या हमने उसको रिस्ट्रेन नहीं कर दिया तमाम पावर्स को? फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 23 जजेस हैं, इस तरह मुख्तलिफ कोर्ट हाई कोर्टों में मुख्तलिफ जजेस हैं, तो आपने 5 का 6 का 7 बेंच बना के बाकी जजेस को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुनने का मिजाज ही नहीं रखा, तो आपने कितनी बड़ी ज्यादती की। तो इसका मतलब ये पर्सन स्पेसिफिक है, उनको डर है कि ये सारे पावर तमाम जजेस को दे दिए जाएंगे तो फिर वो अपने कॉन्शियस के साथ फैसला कर सकते हैं। हम 2 को 4 को 5 को 6 को मैनेज तो कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को नहीं कर सकते। तो इस वजह से इन्होंने तब्दीली की और फिर इन्होंने अपने मर्जी के जजेस लगा दिए जो कि 203 के जरिए हुआ और 191A के तहत हुआ। इसके अलावा एक और सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपने सोचना है, वो है 193, वो जो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट के जजेस है। पहले जो है हाई कोर्ट के जजेस की होती थी जनाब हाई कोर्ट का जो वकील हो, जो 10 साल प्रैक्टिस हो और 45 ईयर्स है, वो तब्दीली करके 40 ईयर्स कर दी गई, नंबर 1। इसके अलावा ऐड कर दिया है कि कोई भी शख्स जिसका जुडिशियल एक्सपीरियंस हो 10 साल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए किया गया कि इस पूरे सिस्टम में आपको मालूम है कि अपने मर्जी के फैसले चाहिए थे, अपने मर्जी की लीगल प्रोसीडिंग चाहिए थी, चाहे वो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट हो, कोर्ट ऑफ सेशन हो या वो कोर्ट जो इक्वल टू कोर्ट ऑफ सेशन हो लाइक ATC है या फिर FIA के सेंट्रल जज हैं या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। बहरहाल यहाँ पर इशू ये 3 चीज़ें हैं, सेशन लेवल के जजेस हों या फिर उसके लेवल के जजेस हों या कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। और इस सिस्टम में कई ऐसे मैजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने मैं समझता हूँ फॉस्टियन बार्गेन की, अपना ज़मीर का सौदा करके उनके मर्जी के फैसले, उनकी मर्जी के प्रोसीडिंग्स करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। अब उन लोगों को जो उनके साथ चले, चाहे वो मैजिस्ट्रेट है या सेशन लेवल के जजेस हैं, उनको बेनिफिट देंगे। इस वक्त तकरीबन 60 से 70 हाई कोर्ट की जजेस सीटें खाली हैं क्योंकि इन्होंने सीटें बढ़ाई हैं अपने फ़ायदे के लिए, ताकि अपने मर्जी का पूरा एक लॉट मजीद इस जुडिशियल सिस्टम को में इकट्ठा किया जाए, ताकि गंद इकट्ठा किया जाए जो कि आने वाले वक्तों में 5 साल 10 साल 15 साल हमारे लिए सर्व कर सके। अब अभी देखिएगा कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मैजिस्ट्रेट होंगे और उनको डायरेक्ट हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। कितनी बड़ी ज्यादती होगी उन एडिशनल सेशन जजेस के या फिर सेशन जजेस या सीनियर सिविल जजेस के कि जिनकी प्रैक्टिस जो जज जो कर रहे हैं 15 साल 20 साल 25 साल है और उनसे बढ़कर उनको इग्नोर करके वो 10 साल 11 साल 12 साल वाला नौजवान मैजिस्ट्रेट जिन्होंने उनको खुश किया, उनके मर्जी के फैसले किए और फिर उस तरह के फैसले जजेस बनाए जाएंगे। तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हाई कोर्ट में असल है कि आपके पास वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 199 या अंडर आर्टिकल 184। जब ये पावर्स
उन लोगों को दे दिया जाएगा जो उनके हैंड पिक्ड हैं, यानी कि गुलाम हैं, तो फिर पाकिस्तान में ना बुनियादी हकूक ना रहे हैं ना होंगे, या इसी तरह कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर वो आ ही नहीं सकता, फैसले अपने कॉन्शियस के साथ फैसला नहीं हो सकते। फिर आर्टिकल 215 में जो तब्दीली की है, आप देख लीजिए कि 5 साल से तकरीबन 5 साल होने वाले इस वक्त इलेक्शन कमीशन को, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने हर तरह से साम्राज्य को, गारतगरों को बेनिफिट दिया है और आइन को, कानून को पसे पुश डाला है उनको फेवर देने के लिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल यस बॉस की तरह काम किया है। एक लिख दिया है स्टैंडिंग ऑर्डर के जरिए कि जनाब ये अपने एक्सपिरेशन ऑफ देयर टेन्योर वो अपना कंटिन्यू रखेंगे जब तक उनकी दूसरों की अपॉइंटमेंट ना हो, यानी कि जब तक आप हमारी खिदमत करते रहेंगे, आप इलेक्शन कमीशन में चाहे वो मेंबर हो चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, वो काम करते रहेंगे। फिर एक आर्टिकल है वो है 259, उसके तहत आप समझ लीजिए कैंटोनमेंट बोर्ड में तमाम टैक्सेस, तमाम सेस, तमाम किस्म के जितने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जनाब आफ्टर द एक्सप्रेशन कंटोनमेंट एरियाज दी एक्सप्रेशन लोकल टैक्सेस, फीस, सेस, चार्जेस, टोल, ये सारी चीज़ें वो कलेक्ट करने के मिजाज होंगे। तो मुख्तसर ये है कि मैं समझता हूँ, आई एम कन्विंस्ड कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है और जो ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर स्टेट में जो तीनों इंस्टीट्यूट के होता है, वो ना सिर्फ कंप्रोमाइज मैनेज और कंट्रोल हुए हैं, बल्कि मैं समझता हूँ इट हैज़ बीन एलिमिनेटेड, इट हैज़ बीन टर्मिनेटेड, और हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम इस वक्त का कब्जे में आ चुका है, वो गुलाम हो चुका है। बहरहाल हमने अपने जो जद्दोजहद रखनी है जारी, वो अपने आइन और कानून के मुताबिक रखना है। हमने ख्वाब नहीं देखना छोड़ना सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, रूल ऑफ लॉ का, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, और वो ख्वाब कि हर इदारे अपने एम्बिट के ज़रिए जो कि मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में होते हैं उसके मुताबिक काम करने का। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।